तो बोले सर यदि हमारे पेपर में पूछा जाए क्या, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जिसे क्या कहा जाता है, आंतरिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। आंतरिक ऊर्जा, अब ये आंतरिक ऊर्जा क्या होती है स्टूडेंट्स, तो सर आंतरिक ऊर्जा का मतलब होता है कि भाई कोई सिस्टम है, जैसे मान चलो ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जैसे 100% एनर्जी है, तो ये सिस्टम के अंदर की 100% एनर्जी होगी, उस सिस्टम के अंदर क्या होगी, 100% एनर्जी होगी। तो ये उसकी कैसी एनर्जी होगी सर, इंटरनल, जो उसके अंदर ऑलरेडी है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। यदि कोई सिस्टम है भाई, उसके अंदर जो एनर्जी मान चलो वो कितना सर, 90% है, तो वो सिस्टम के अंदर की एनर्जी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग कि कैसी एनर्जी होगी हमारी इंटरनल एनर्जी, किस एनर्जी को हम लोग कहेंगे इंटरनल एनर्जी। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में है क्या। तो ठीक है, किसी पदार्थ में, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे डेफिनेशन, किसी पदार्थ में निहित, किसी पदार्थ में निहित कुल ऊर्जा को, कुल, ठीक है, कुल ऊर्जा को, हाँ, पदार्थ में निहित कुल ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में सिंपल तरीके से यदि पूछा जाएगा तो। अब यही डेफिनेशन को यदि हम सिंपल तरीके से लिखें कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या होती है, क्या लिखेंगे इसे हम लोग, बहुत ही सिंपल सी एक इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम लोग। क्या होगा, तो सर इंटरनल एनर्जी, समझिएगा बात को, इंटरनल एनर्जी को शायद किसी एक और नाम से जानते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड, भाई जिसके पास में एनर्जी होती है, जैसे एनर्जी पावर प्लांट आपने कई बार सुना होगा, वहां पर पावर प्लांट लगा है, मतलब वहां पर एनर्जी बन रही है। बोलिए यस सर सुना है हमने। तो इंटरनल एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं, थर्मल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इंटरनल एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है, यह भी पेपर में पूछा जा चुका है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो डेफिनेशन क्या होगी भाई, सिंपल सी डेफिनेशन यदि इसकी हम लिखना चाहें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, चलिए, दी एनर्जी, ठीक है, दी एनर्जी कंटेंट, एनर्जी कंटेंट इन अ सिस्टम, इन अ सिस्टम is called the internal energy, is called internal energy of that system। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई इंटरनल एनर्जी जो है वो इसको किससे डिनोट करेंगे, भाई एनर्जी है तो ऑब्वियसली एनर्जी को किससे डिनोट किया जाएगा सर, ई से डिनोट किया जाएगा। किससे इसको डिनोट करेंगे सर, ई से इसको डिनोट करेंगे हम लोग। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, पेपर में जी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से आप लोगों से यहां से क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। चलिए जरा आप क्वेश्चन पर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों पर भी आ जाते हैं। चलिए अब यदि स्टूडेंट्स आपको दो एनर्जी वगैरह दे दी जाए और एनर्जी चेंज हो रही, तो क्या आंतरिक ऊर्जा जो है आपकी इंटरनल एनर्जी, क्या उसको हम लोग डेली करके लिख सकते हैं, बोले जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इसको फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करके भी लिखा जा सकता है क्या, लिख सकते हैं क्या, मतलब अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, इसकी जो भी अंतिम ऊर्जा होगी उससे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। बोले जी सर कर सकते हैं। इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि आपको कहीं मिले तो डेली इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बोले जी बिल्कुल, इस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये आपकी क्या हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी। चलिए क्लियर है, बोले बनेगा सर, यहां तक ठीक है।
अब पेपर में आए हुए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे इंटरनल एनर्जी में। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, जी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट डैश रिप्रेजेंट डैश, ठीक है, रिप्रेजेंट अ माइक्रोस्कोपिक account of all the molecular, atomic and subatomic एनर्जीज। ये आपसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन, बोलो सर रिप्रेजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, डैश सभी आणविक परमाणु और उप परमाणु ऊर्जा के सूक्ष्म खाते का प्रतिनिधित्व करता है, जी। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब संभावित ऊर्जा, सेकंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता भाई काइनेटिक एनर्जी, यदि आपसे कोई पूछे गतिज ऊर्जा बोलते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी को, बताइए। यदि आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाए तो क्या होती है आपकी गतिज ऊर्जा, बोले जी सर बिल्कुल, क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी इंटरनल एनर्जी, जी क्या इसको आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं क्या, बोले यस सर, इसे क्या कहा जाता है, आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नन ऑफ दीज, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए, अभी तो जो टॉपिक चल रहा है उस हिसाब से तो आप ऑप्शन नंबर सी ही लगाएंगे जी। क्या वास्तव में सी होना चाहिए, जी। आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं आपसे, क्या इसे आंतरिक ऊर्जा कह सकते हैं, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई क्या ये आंतरिक ऊर्जा है तो क्या कहेंगे, बोले यस सर, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी के नाम से जानेंगे। अब इसको इंटरनल एनर्जी क्यों कहा गया, जरा ये भी समझ लीजिए, क्यों कहा गया इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इसमें कहा गया कोई भी मॉलिक्यूलर हो, कोई भी एटॉमिक हो और कोई भी सब एटॉमिक हो, ठीक है, जो भी एनर्जी इनके अंदर में होती है वो एनर्जी कैसी होती है आप लोगों की, सर वो इंटरनल होती है। कैसी होती है, इंटरनल होती है। आओ उस पर भी चर्चा करते हैं। कोई भी एक आणविक बना हुआ है, कोई भी एक अणु बना है, कोई भी परमाणु बना हुआ है, इनकी अंदर की एनर्जी होती है वो इंटरनल होती है। बोले सर कैसे होती है, चलो तो आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स 11th क्लास में एक कॉमन सा टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, शायद आप सभी को याद होगा, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अफवाउ प्रिंसिपल। पढ़ा है क्या अफवाउ प्रिंसिपल, तो बोलो यस सर हमने सभी ने पढ़ा है अफवाउ प्रिंसिपल जी। कौन सा सिद्धांत, अफवाउ सिद्धांत पढ़ा है, बोले यस बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो यदि हम इसमें कोई भी एक एटम ले ले, जैसे हम लोग हाइड्रोजन ले ले, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, जो एनर्जी घूम रही है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो क्या घूमेंगे सर, 1s1 में घूमेंगे। यदि मैं यहीं पर लिथियम ले लेता हूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो क्या होगा सर, 1s2 2s2 होंगे। ऐसा बनाया आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में।
बोले जी बिल्कुल सर। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर सर? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसको कैसे आपने बनाया है सर? इसको हम लोग लिखते थे 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ऐसे लिखते थे। बोले जी सर। तो ये एनर्जी का जो लेवल है आप इनमें देख सकते हैं, इनके अंदर जो ऊर्जा है वो इनकी ही ऊर्जा है जो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी 1s में है, इसकी 2s1 में चली गई, इसकी 3s1 में चलेगी। तो एनर्जी का लेवल नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है? नीचे यदि आप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एनर्जी क्या हो रही है ग्रुप के अंदर? जो आपको इसमें एलिमेंट्स मिले हैं तो एनर्जी का लेवल इनके अंदर क्या हो रहा है? इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? तो सर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। तो एनर्जी इनके अंदर क्या होगी सर? ज्यादा होगी? नहीं होगी ज्यादा। तो इनके अंदर ही है ना वो एनर्जी। तो इनके अंदर जो एनर्जी होगी उसे क्या कहा जाएगा सर? उसको कहा जाएगा हमारी इंटरनल एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, बनेगा हमसे। अब इसी के साथ में स्टूडेंट्स, क्या इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है? यदि मैं आपसे नॉर्मली पूछूं तो क्या इंटरनल एनर्जी जो है वो बदली जा सकती है? जी बताइएगा। क्या इंटरनल एनर्जी जो है वो बदली जा सकती है? नहीं बदली जा सकती? बदल सकते हैं? सोच के बताइएगा। जी। इंटरनल एनर्जी मान के चलो आपके अंदर कोई एनर्जी है, आपके अंदर शक्ति है कि भाई आप इतना काम कर सकते हो। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग इंटरनल एनर्जी होती, सबके अंदर अलग अलग पावर है। बोले जी सर हमारे बॉडी में भी पावर है, हो सकता है आप ज्यादा काम कर सकते हैं, हो सकता है कोई ज्यादा किसी चीज में, ठीक है, उसको मैथ्स अच्छा बनता है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी बनती, किसी को बायोलॉजी अच्छी बनती, किसी को इंग्लिश अच्छी आती होगी। और काम करने की भी एफिशिएंसी आपकी अलग अलग है क्योंकि अंदर आपकी इंटरनल एनर्जी अलग अलग है। बोले जी बिल्कुल सर। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं क्या? बोले सर चेंज शब्द जो है वो एक सही शब्द नहीं है। चेंज जो शब्द है, बदलना जो है वो चेंज एक अच्छा बात नहीं है। इसको हम बदलने की यदि हम बात करें कि इसको क्या बदला जा सकता है, तो सर इसे बदलना नहीं, इसे हम लोग यूज करते हैं, एक सही शब्द यूज किया जाता है इसमें, मॉडिफाइंग। इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? मॉडिफाई किया जा सकता है। बदलना जो है वो यहां पर एक सुटेबल वर्ड नहीं होगा। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग समय के अनुसार। जैसे इंटरनल एनर्जी है, जैसे मैंने अभी खाना खाया, मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ गई, मैं आपको अभी कोचिंग पढ़ा रहा हूं, फिर मेरी एनर्जी कोचिंग पढ़ाने में क्या हो गई? कम हो गई। फिर वो आपने सुना, वो आपके पास में वो एनर्जी आ गई है, अब वो इंटरनल एनर्जी आप तक पहुंच गई, फिर वो आपके अंदर आ गई, फिर आप उसको आप पढ़ोगे या किसी को बताओगे तो वो आपके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो भाई एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कि आपने सिंपल पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पर, शायद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद आया कुछ? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, शायद सुना होगा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद आया कुछ किसी को? बोले हाँ सर बिल्कुल याद आ गया, है ना? याद आया? क्या याद आया? तो बोले सर द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन द सेम। इस पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो एक समान है। इस ब्रह्मांड में यदि वो एनर्जी है तो वो एक समान है। 100% यदि एनर्जी इस यूनिवर्स के अंदर है तो वो 100% ही है, उसे आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। बोले हाँ जी सर, उसे हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। कभी वो एनर्जी किसी और के पास में होगी, कभी किसी और के पास में होगी। बोले यस सर हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है हमने? ठीक है, हीट या एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ये हमने पढ़ा हुआ है। बोले सर इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग? मॉडिफाई कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको। क्वेश्चन जो पूछा गया था स्टूडेंट्स,
पेपर में बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। इंटरनल एनर्जी is the function is the function of आंतरिक ऊर्जा का कार्य है। आंतरिक ऊर्जा का कार्य है। आंतरिक ऊर्जा का क्या कार्य होता है ये आपको पहचान करके बताना है। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं क्या कार्य है। पहला है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच का, ठीक है, तापमान और दाब। दूसरा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में इसमें संबंध है। टेम्परेचर और आयतन, या प्रेशर एंड वॉल्यूम, दाब और आयतन, या डी इनमें से कोई नहीं। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, इंटरनल एनर्जी किसी के भी पास में दी होगी तो वो क्या फर्क बताएगी, मतलब कैसे चेंज होगी, चेंज होने का भी जो तरीका है वो किस तरीके से होगा बताइए। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं भाई, और कोई? ऑप्शन ए। जी, अपने अपने जो भी आपको लग रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है आप उसको क्लिक करें, फटाफट बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ऑप्शन सी, ओके। जी, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे बोले। चलिए मैं आपको हिंट कर दूं, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब सोच लीजिए क्या होना चाहिए। जी, वेरी गुड। मुझे लगी था कि आप लोग जो ऑप्शन है वो किसके साथ जाना चाहेंगे, सी के साथ जाना चाहेंगे। चलिए भाई सी के साथ जाना चाहेंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। और ऑप्शन बी क्यों है जरा ये भी देखिएगा। किसी सिस्टम में यदि एनर्जी है तो भाई सिस्टम यदि होगा तो उसका एक क्या होगा, सबसे पहली बात तो यदि कोई भी सिस्टम यदि है तो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। यदि मैं एक यहां पर यदि मैंने बोला कि भैया ये एक तत्व है, एक पॉइंट, वैसे ही बिल्कुल ऐसा हल्का सा एक पॉइंट रख देते हैं माइनर, या इतना बड़ा एक पॉइंट रख देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसका क्या होगा, एक उसका एक शेप होगा, डिजाइन होगी उसका, कुछ ना कुछ तो रंग रूप आकार होगा। बोलिए यस सर। उसका कोई ना कोई एक आयतन होगा, मतलब वॉल्यूम होगा। यदि वॉल्यूम यदि होगा और एनर्जी को क्या करना है हमें, ठीक है, एनर्जी को बताना कि कैसे चेंज होगी, तो एनर्जी चेंज किस पर होगी सर, जब एक क्या बढ़ेगा सर, टेम्परेचर। या तो टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी में आपको फर्क नजर आएगा, या तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको एनर्जी में फर्क नजर आएगा। भाई सर जी सर प्रेशर भी तो होगा सर, फिर उसके पास एनर्जी होगी तो जी, तो प्रेशर होगा ना, ठीक है, सर वो प्रेशर वाला होगा। ऑप्शन भी तो नहीं तो प्रेशर अकेला कैसे हो जाएगा भाई, प्रेशर तो लास्ट में लगेगा। प्रेशर लगा के एनर्जी कैसे चेंज करोगे बताओ, सिस्टम के अंदर एनर्जी है तो प्रेशर कैसे लग जाएगा ऑप्शन के अनुसार। इसके बाद में यदि आप बोलोगे कि सर प्रेशर भी आ सकता है क्या, तो वो आ सकता है, लेकिन ये आपका क्या है, दाब आपका क्या है। चलो आपने किसी चीज में क्या लगाया, टेम्परेचर लगाया,
किसी चीज में टेम्परेचर लगाया आपने, जैसे मान चलो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, समझ आपको समझाते हैं, आप जहां पर दिक्कत आपको हो रही समझिएगा जरा। जैसे मान चलो ये आपके पास में एक बर्तन है, इस बर्तन में आपने कुछ खाना रखा, या आप जैसे बात कर रहे हो भाई गैस, यहां पर ये क्या रख दिया हमने, ये कुकर रख दिया, इसको हम लोग नीचे से फ्लेम देके गर्म कर रहे हैं, फ्लेम देके गर्म कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए ना, इसका एक वॉल्यूम है, बोले हाँ इसका एक वॉल्यूम है, इसका एक वॉल्यूम है, तभी तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बोले यस सर इसका वॉल्यूम हो गया वो। नीचे से हमने क्या लगाया सर, टेम्परेचर लगाया। तो जब तक भैया टेम्परेचर नहीं लगेगा तो इसमें प्रेशर कैसे बनेगा, कैसे प्रेशर बनेगा। चलो अब मान के चलो यहां से मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये एक नॉर्मल बर्तन हो गया, अब तो यहां पर प्रेशर ही नहीं बन रहा, एनर्जी क्या हो गई मेरी, यूनिवर्स में चली गई। तो मेन डिमांड किसकी है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो मेन किसका खेल है बताओ, मेन खेल किसका है इंटरनल एनर्जी में, प्रेशर मेन है या वॉल्यूम और टेम्परेचर मेन है। आप खुद समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम। यस सर। चलिए आगे बात करते हैं इसमें जी। अब स्टूडेंट्स इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक सा एक बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या स्टूडेंट्स एनर्जी जीरो हो सकती है, एनर्जी जीरो हो सकती है, बताइएगा, हो सकती है एनर्जी जीरो। हो सकती है हाँ या ना, आप मना कर रहे हैं, हो सकती है हाँ, ओके, हो सकती है, वेरी गुड। चलिए कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एनर्जी जीरो हो सकती है। अब मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स, आप कह रहे हैं कि हाँ हो सकती है, चलो हम भी मान लेते हैं कि हाँ हो सकती है, एनर्जी जीरो हो सकती है, भाई पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है कि इंटरनल एनर्जी इज जीरो। कब, कब होगी जीरो बताओ। मान के चलो आपके पास में वाटर रखा हुआ, ये वाटर रखा हुआ, ये नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर है। चलो रूम टेम्परेचर आपका जो है, रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि भैया यहां पर एक रूम टेम्परेचर है, ठीक है, ठीक है, कमरे का तापमान, समझिएगा जरा, जीरो हो सकती है कमरे का, यहां पर क्या ले रहे हैं, एक तापमान ले रहे हैं, कमरे का तापमान यदि मैं बोल दूं भैया 30 डिग्री सेल्सियस है, एक रूम टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें कुछ रखा हुआ है। अब मैं दूसरे दिन आया, ये डे वन का है, ये किसका है, ये डे वन का है। डे वन के बाद में जब मैं डे टू को आया, दूसरे दिन जब मैं आया, दूसरे दिन भी रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही है, तो मुझे इस वाटर में चाहे ये ओपन हो चाहे क्लोज हो, मुझे इसमें कोई भी एनर्जी क्रिएट होती नजर आएगी या डिस्ट्रॉय नजर आएगी बताओ, कुछ भी चेंज नजर आएगा कि उस वाटर में, यदि रूम टेम्परेचर 30 कल भी था और आज भी है। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट है। बोले सर इस समय हमें जीरो क्या, हमें एनर्जी क्या मिलेगी, सर इस समय एनर्जी इसमें कुछ बनी ही नहीं, एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं भाई, पढ़ाना बंद कर देता हूं, रुक जाता हूं थोड़ी देर के लिए, तो एनर्जी मेरे अंदर जो है वो एज इट इज बनी हुई है, मतलब एनर्जी क्या है अभी फिलहाल कांस्टेंट पोजीशन में है। कांस्टेंट कब है, जब आप कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे, मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, तो हो सकती है कब, जब क्या हो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा पेपर में पूछा गया है, एनर्जी कैन बी जीरो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका सर, नियत तापमान, नियत तापमान पर। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आगे बात करते हैं इसमें। इसके साथ में स्टूडेंट्स एक बहुत ही शानदार हमारा टॉपिक है, इसी में शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, लगातार पेपर में आने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक हमारा जो अभी पढ़ाते आपके, ठीक है, बीच में मिला था इंटरनल एनर्जी में, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। क्या है स्टूडेंट्स ये नियम आपका? तो नियम है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सभी को पता है, ये नियम तो हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। बताइए क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? मैसेज कर दीजिए। अभी आपने डेफिनेशन थोड़ी देर पहले सभी ने बताए हैं। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या होती? नियत होती है। बोले यस सर, पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो क्या होती है? एक कांस्टेंट होती है। तो बोले जी बिल्कुल सर, यही इस नियम में कहा गया था सबसे पहली बार। क्या कहा गया था? ठीक है, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स remains the सेम। बोल सर सेम होगी? बिल्कुल, मतलब ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्या बनेगा इसमें आपका? ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत होती है। बोलो जी सर बिल्कुल, ये एक पॉइंट है इसमें। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स में हमसे? तो सर ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। क्या पढ़ा हुआ है आपने? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। बोले जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। मतलब क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, ये यहां पर कहा गया है बहुत ही सिंपल तरीके से। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स शायद आप लोगों ने इस पर बेस्ड एक फॉर्मूला भी जरूर देखा हुआ होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला भी आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है जी। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपने कहीं देखा है क्या? बताइएगा। डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, देखा क्या आप लोगों ने? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का ही यूज किया जाता है इसमें, ये इंटरनल एनर्जी के ही यूज के लिए है। और क्यू आपका हो गया हीट और डब्ल्यू हो गया आपका वर्क डन। शायद कहीं देखा क्या आप लोगों ने? बोले यस सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। चलिए तो कौन क्या है यहां पर? डेल यू क्या है आपका? यदि आपसे मैं बात करूं भाई डेल यू क्या है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल यू क्या है आपका? सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपकी एक इंटरनल एनर्जी है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रहा है सर? परिवर्तन हो रहा है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका? सर क्यू स्मॉल भी मिल सकता है आपको, कैपिटल भी मिल सकता है, उससे आप बेफिक्र रहिएगा। तो क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सर हीट को रिप्रेजेंट करता है। हीट एडेड टू द सिस्टम। यदि सिस्टम को कोई हीट मिल रही है तो वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी हीट है और उसके ऊपर आप उसको हीट दे रहे हो, तो हीट क्या होगी? ऐड हो जाएगी। जैसे मान चलो आप
ठंड लग रही है आपको, तो आप क्या कर रहे हैं, आग के सामने बैठे हो। यदि आप आग के सामने बैठे तो आपके बॉडी का टेम्परेचर और है, मतलब आपके अंदर ऑलरेडी एनर्जी है, और फिर आप आग के सामने बैठे हुए हो तो आप आग ले रहे हो, मतलब आपकी बॉडी में क्या आ रही है, आग आ रही है, तो वो ऐड हो जाएगी। मतलब ऑलरेडी आपके पास में कोई एनर्जी थी इंटरनल, और वो क्या हो रही, ऐड हो रही। तो हीट जो है वो क्या होती है, हीट एडेड टू द सिस्टम। बोलिए सर ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सर ये आपकी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है कि ऊष्मा को, किसको, ऊर्जा को कि ऊष्मा को, ऊष्मा को। चलिए क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्यू सर वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन, क्या लिखेंगे यहां पर हम, वर्क डन, ठीक है, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऐसा कर सकते हैं, किया गया कार्य, किया गया। अब यदि स्टूडेंट सिस्टम के द्वारा कोई काम किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो है, सिस्टम जब काम करेगा, आप यदि काम करोगे तो आपसे काम करने से क्या होगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए माइनस लगा हुआ है। क्योंकि यदि किसी सिस्टम ने काम किया तो एनर्जी क्या होगी भाई, कम ही तो होगी, क्योंकि काम करने से हमें थकावट आ जाती है, हमारे अंदर की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, आया समझ में हमें। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर कि हमें इसमें क्वेश्चन कैसे नजर आते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन से जरा शुरुआत करते हैं, बताइएगा कि क्या हो सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा जो पेपर में पूछा गया था, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट, ठीक है, वैन करके लिखते हैं, वैन अ गैस, वैन अ गैस इज compressed suddenly, then its temperature मतलब यदि गैस को संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित करते हैं तो तापमान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है राइज हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा या बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा है हमारा तापमान क्या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज कम हो जाएगा, या रिमेन्स कांस्टेंट, क्या स्टूडेंट्स ये नियत होगा जी, या स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप जी, जी बताइएगा भाई, सोच के बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है। जी और कोई ऑप्शन सी के साथ, नहीं ऑप्शन बी होगा, ओके वेरी गुड, ऑप्शन बी देंगे सर हम तो अब जी। चलिए समझा रहे हैं आपको, आपको समझा रहे हैं, जरा बताइएगा, ठीक है, आपको समझा रहे हैं। मान के चलो ये सिस्टम है, व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, मान के चलो आपकी गाड़ी में हवा कम हो गई है, ठीक है, तो ये आपके अभी टायर में हवा है, दूर दूर है। अब आप गए गैस सिलेंडर लेके गए या आपके गाड़ी के टायर को बोले सर हवा कम हो गई, उसने हवा डाल दिया, तो
हवा जो है डालने पर क्या हो गया, जो गैस थी इसके अंदर उसके मॉलिक्यूल क्या आ गया, पास पास में आ गए। तो यहां पर टेम्परेचर रहा होगा, मान के चलो आपका 10 डिग्री, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर रहा होगा। और नॉर्मली गर्मी में जो टेम्परेचर होता है वो 30 के आसपास होता, मान लो 30 है। तो यहां जैसे ही उसने हवा डाला तो टेम्परेचर क्या हुआ, जी यही पूछ रहा है वो। कंप्रेस्ड करने पर क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड करने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, रिमेन कांस्टेंट होगा, बढ़ेगा, क्या होगा। पहले ये कंडीशन थी, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, उसको कंप्रेस्ड कर दिए। तो कंप्रेस्ड ऐसे होगा, मॉलिक्यूल पहले दूर दूर थे, जैसे ही कंप्रेस करेंगे तो चीजें क्या आ जाती हैं, पास में आ जाती हैं। तो पास में आ गई तो क्या होगा, जी तो बोलो सर ऑब्वियसली यदि चीजें पास में दी आएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा सिस्टम का, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। भाई गाड़ी में जैसे हवा डालते हो, ज्यादा हवा हो जाती है, मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास में आते हैं, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करता है, आपस में टकराता है। टकराता तो यहां पर क्या होती है सर, एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ता है। आपस में लड़ाई करेंगे वो, टकराएंगे तो, आपने पढ़ा हुआ होगा। बोलो यस सर, हमने पढ़ा है कि जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब टकराएंगे तो क्या होगा सर, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी। भाई आप समझिए चीजों को, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा गया था उस पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, बेसिक क्वेश्चन है, शायद आप सभी लोगों ने इसको जरूर पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निर्भर करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। चलिए पहला ऑप्शन, दी, ठीक है, कॉन्सेप्ट दी कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, दी कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब तापमान के नियम पर, तापमान पर। दूसरा, सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी, दी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग, दी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग ऑफ हीट इंजन। ठीक है जी, किस पर वर्क करता है सर, हीट इंजन पर वर्क करता है क्या, तो बोले यस सर। किस पर वर्क करता है, हीट इंजन पर वर्क करता है। बताओ इन तीनों में से किसके साथ जाना चाहोगे, जी मतलब ताप इंजन पर, इस पर वर्क करता है क्या। फोर्थ है हमारा, ठीक है, फोर्थ नंबर का है हमारा, ठीक है, किस पर वर्क करता है, दी कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, किस पर निर्भर करता है, बोले एंट्रोपी पर, जी एंट्रोपी पर किस पर निर्भर करता है बताओ।
ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे आप? ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में, यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आप ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई एक बंद परिपथ होगा जिससे एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आ सकती, मतलब कुल मिला के सिस्टम के अंदर की एनर्जी उसको परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करेगा बताओ? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किस पर? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर करेगा। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? विलगित निकाय, मतलब वह निकाय जिसमें परिवेश से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों को चेंज नहीं किया जा सकता। आप इसके वेट को चेंज नहीं कर सकते और इसकी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताना चाहूंगा। क्या लिखते हैं इसमें? द टोटल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सिस्टम की, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता भाई कोई भी एक सिस्टम है वो क्या होगा, अपने मास को और अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको परिवर्तित नहीं होने देता है। तो स्वाभाविक बात है, सिस्टम यदि बना 1 किलोग्राम का तो वो 1 ही किलोग्राम रहेगा, और उसकी जो एनर्जी है यदि वो बंद है, आइसोलेटेड है, विलगित निकायदी है, तो वो एनर्जी को भी चेंज नहीं होने देगा। और जब एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, बदल नहीं सकती, वो सिर्फ परिवर्तित हो सकती है, तो वही तो क्या है हमारा ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन यदि आप लिखोगे तो टोटल एनर्जी दी टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ये डेफिनेशन होती है इसकी। यदि पेपर में दिया जाए तो आप सभी लोगों से जो है वो बनना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था ये आपका, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए, बनेगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बन जाएगा सभी लोगों से। अब स्टूडेंट्स, आगे की ओर इसमें हम चर्चा करते हैं कि और क्या इसमें हमें पेपर में पूछा जा सकता है इस पर। जी, आइए, सिंपल से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं इसकी एक। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों को जो है वो न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इस पर यदि हम चर्चा करें तो आपको क्या मिलेंगे? सिंपल से न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। उस न्यूमेरिकल पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमें पेपर में पूछे जाते हैं। भाई बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पेपर में आ चुके हैं। जी, फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला हमें पता है, अभी आपने बताया, बोले सर क्या फॉर्मूला है इसका? डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू, ये आपका फॉर्मूला है। बोले हाँ जी, बिल्कुल यही फॉर्मूला है हमारा। आओ चेक करते हैं क्या इसमें कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन हमारा, चलिए क्वेश्चन सिंपल सा दे रहे हैं पहले आपको, है ना, जिससे आप समझ लें, जहां आप गलती ना कर पाए। पहला क्वेश्चन है, इफ दी वर्क डन 6 किलो जूल, ठीक है, ऑन द सिस्टम एंड
heat is 10.5 kilocalorie. Find the internal एनर्जी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। यदि किया गया कार्य 6 किलो जूल, ठीक है, तथा ऊष्मा 10.5 किलो कैलोरी हो तो आंतरिक ऊर्जा होगी। क्या होगी? क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? जी सर, फॉर्मूला तो हमें पता है, डेल यू इक्वल टू क्या होता है सर? क्यू माइनस डब्लू होता है। क्यू की वैल्यू कितनी है सर? 10.5 है, माइनस डब्लू की वैल्यू कितनी सर? किया गया कार्य सर 6 है, आपस में माइनस करो, क्या निकल कर आएगा? बिल्कुल इजी है, 4.5 होगा क्या? 10 में से 6 गया तो 4.5 का 0.5। तो डेल यू जो है इसकी यूनिट क्या होगी भाई सर? यूनिट जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है? किलो जूल होती है। आपको पता है यूनिट जो होती है किस में होती है सर? किलो जूल में होती है। तो बोले यस, बिल्कुल किलो जूल में होती है। अब यदि स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। a pump full of compressed gas is allowed to expand, ठीक है, 80 किलो जूल of work is done by the gas on an object ठीक है, and 100 kilojoule of heat energy find इंटरनल एनर्जी, या कैलकुलेट करके किया जा सकता है, कैलकुलेट दी, ऐसा भी कर सकते हो, कैलकुलेट दी इंटरनल एनर्जी। जी, ये क्वेश्चन और भी बड़ा है, थोड़ा सा मैं उसको शॉर्ट करके आपको दे दिया हूं, नहीं तो और भी बड़ा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ठीक है। यदि एक पंप की गैस को संपीड़ित करने में 80 किलो जूल, ठीक है, का कार्य करना पड़ता है, तथा 100 किलो जूल, ठीक है, उसकी ऊष्मा है, तो बताइए आंतरिक ऊर्जा होगी। तो बताइए आंतरिक ऊर्जा कितनी है? क्वेश्चन वही है, देखो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ बढ़ा दिया गया है आपको डराने के लिए।
फॉर्मूला वही है आपका, क्या, डेल यू इक्वल टू क्या सर, क्यू माइनस डब्ल्यू। क्या रखेंगे वैल्यू, रखकर बताइए, आंसर लाइए, क्या हो सकता है जी। सर क्यू जो है वो उसकी क्या ऊष्मा है, ये उसकी ऊष्मा है। ऊष्मा मतलब क्या सर, ये 100 है, 100 किलो जूल उसकी ऊष्मा है। ऊष्मा जो है वो सर किलो जूल में दी गई, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन कितना दिया गया सर, किया गया कार्य कितना है सर, 80। आंसर कितना निकल कर आया सर, 20 किलो। क्या यही आंसर होगा? सिंपल है, कोई ज्यादा टफ है ही नहीं, कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो नियम है ये सिर्फ बेसिक किस पर है सर, ये ओनली बेस्ड जो है वो है हमारा आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। यहां पर वर्क डन आपको दिया जाएगा, वर्क डन की वैल्यू दी गई है आपको, इसके बाद में आपको सिस्टम की एक एनर्जी दी जाएगी, एक किसकी एनर्जी दी जाएगी, सिस्टम की एनर्जी दी जाएगी। आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूला याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है। डेफिनेशन भी आपने देख लिए कि एनर्जी को ना तो क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी आपने देख लिया है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है, बनेगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।